नमस्कार दोस्तों, रिवाइज चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2021 का 13 अप्रैल को जो शिफ्ट हुआ था, 13 अप्रैल 2022, उसका जो शिफ्ट 3 था उसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। जो 25 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग 13 का 2 शिफ्ट और 11 और 12, इसमें भी 3-3 करके 6 शिफ्ट, टोटल 8 शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं। उनका जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको पता है हर एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन रहता है, 25 के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होता है, तो उनको भी हम लोग एक अलग वीडियो में डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं। जो भी वीडियो हम लोग बनाते हैं, जैसे वो कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ या बेस्ट क्वेश्चंस हुआ, उसका पीडीएफ अलग से आपको मिल जाता है, टेलीग्राम से फ्री में मिल जाता है, जिसके अंदर क्वेश्चंस भी रहता है और सॉल्यूशंस भी रहता है। क्लियर है? आपको पता है हम लोग थोड़ा सा बेसिक से सॉल्व करते हैं, सो दैट हर एक बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है वो चीज़ों को समझ पाए। अगर उसको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो वो समझ पाएगा। ठीक है, छोटा से छोटा चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके साथ ही हर एक रिलेटेड फॉर्मूलाज थ्योरीज जो है हम लोग यहाँ पे रिविजन के लिए ऐड करवा देते हैं। क्लियर है? अच्छा, आपको सॉल्व कैसे करना है ना, आप जब सॉल्व कर रहे हो अब ज़रूर से ज़रूर वीडियो को पॉज करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉज करना। पॉज करने के बाद आपको जो भी मेथड आए आप उससे एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। क्लियर है? ट्राई करने के बाद अगर बन रहा है तो देखो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, प्रोसेस मेथड जो है वो मैच हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है तब भी आप देखो वीडियो के में कैसे किया गया है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका पहली बार में नहीं बन रहा है तब उसको आपको मार्क कर लेना है पीडीएफ के अंदर ही कि इसको मुझे बाद में फिर से रिवाइज करना है। जो वन फ्लो में बन रहा है, कम टाइम के अंदर बन रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे भी दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है चीज़ें? देखिए, हर एक क्वेश्चन में हम लोग डिटेल में बात करते हैं, चाहे वो पहले डिस्कस हुआ हो या नहीं हुआ हो। तो अगर आपको लगे कहीं पे कि इतना एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत आपको नहीं है, आपको ये सब अच्छे से क्लियर है, जैसे आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का फॉर्मूला जो होता है 3, बहुत बार हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि ये मुझे अच्छे से पता है, आप वहाँ पे एरो की से थोड़ा सा स्किप करके आंसर तक पहुँचिए, मैच कीजिए, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपका हमेशा एक ही टारगेट होना चाहिए कि मुझे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रोडक्शन रेट जो है, सॉल्विंग रेट जो है आपका बहुत हाई होना चाहिए। और खुद से खुद प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो से देखिए अप्रोच कैसा है, कैसे हम लोग कैलकुलेशन को आसान करते हैं, सब कुछ सीखिए, रिवाइज भी कीजिए। लेकिन अब जब घर में कर रहे हो, ये सब अप्रोच को आपको बैठाना है, आपको खुद से सोचना है कैसे चीज़ों को हम लोग आसान कर सके, तभी आपका मेथड अच्छा बनेगा, तभी आप कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है क्या? तो स्टार्ट किया जाए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है आपका सिंप्लीफिकेशन से है। अब देख पा रहे हो 1.6 का क्यूब माइनस 0.9 का क्यूब माइनस 0.7 का क्यूब दिया गया है। आपको जो हमेशा बोला जाता है कि 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर 30 तक का क्यूब सीधा रटा होना चाहिए। इस चीज़ का फायदा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं एक बार बता दूं, जैसे 15 का क्यूब क्या होता है? 1375। 16 का क्यूब 4096। 17 का क्यूब 4913। 18 का क्यूब 5832। 19 का क्यूब 6859। 20 का 8000। 21 का 9261। तो इसी तरह पूरा एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है, तो 1.6 का क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4.096 माइनस आपका 9 का क्यूब होता है 729, तो 0.729 माइनस 0.343। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इधर जो है 4 है और इधर 0, इधर 0, तो आंसर जो आएगा आपका पॉजिटिव में आएगा, ये तो मतलब कॉन्फर्म है। अब आप देख लेते हैं हम लोग कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। आप अगर देखेंगे कि 3 और 9 12, तो 2 आ रहा है, 6 से अगर 2 माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट अगर 4 आएगा मतलब आपका, आप देखिए यूनिट डिजिट 4 है मतलब ऑप्शन सी भी हो सकता है, ऑप्शन ए भी हो सकता है। माइनस नहीं होगा, पॉजिटिव में होगा, लेकिन पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, और यूनिट डिजिट क्या है? 4।
तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। 0.729 प्लस आपका 0.343, तो 9 3 12, 1 6 7 हो गया, और इधर 7 और 3 10, और अगर इससे माइनस करेंगे 4.096 1.072, तो 4 इधर आ गया 2 0 और 1 और 3 4, तो 3.024 हो गया आपका आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? क्वेश्चन जो है आपका डीआई का पाई चार्ट से, ये सेम टू सेम क्वेश्चन इसके पहले एक शिफ्ट में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इसको लेकर ये 3 नंबर आ रहा है, उसमें से 2 बार पूरा सेम टू सेम है, मतलब डाटा भी सेम। ठीक है, और एक बार जो था आपका डाटा अलग था, लेकिन क्वेश्चन जो था इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही था, मतलब सेम ही चार्ट था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को और एक बार सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ केक्स इन ए टोटल नंबर ऑफ केक्स सोल्ड इन ए वीक 10,500। द रेशियो ऑफ वैनिला केक्स सोल्ड टू चॉकलेट केक्स सोल्ड ऑन फ्राइडे 4:3। ठीक है, तो फ्राइडे का बात हो रहा है। अच्छा, सेलिंग प्राइस जो है एक वैनिला केक का है 9 रुपीज़ और एक चॉकलेट केक का है 10 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट कितना हम लोग अर्न कर रहे हैं बाय सेलिंग ऑल द वैनिला केक्स एंड चॉकलेट केक्स ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे का बात हो रहा है, तो फ्राइडे है 10%। 10% मतलब 1/10। तो टोटल नंबर का 1/10 करेंगे, तो टोटल अमाउंट जो केक का सेल हो रहा है दैट इज 1050। क्लियर है इतना? अच्छा, वैनिला है और आपका चॉकलेट है, दोनों का वैनिला और चॉकलेट का आपका प्राइस क्या क्या है पहले हम लोग देख लेते हैं। जो क्वांटिटीज है उसका रेशियो है 4:3, 4:3 है, और प्राइस है 9 रुपीज़ और आपका 10 रुपीज़। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल प्रोसेस है, जो 1050 है इसको हम लोगों को 4:3 में डिवाइड करना है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 7 का वैल्यू जो है आपका 1050 है, 4 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हम लोगों को क्या होगा ना, वैनिला केक कितना सेल हुआ है उसका वैल्यू मिल जाएगा। 3 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो चॉकलेट केक कितना सोल्ड हुआ है उसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। क्लियर है? इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैनिला केक को बेच के कितना अर्न किए मिल जाएगा। इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चॉकलेट केक को बेच के कितना अर्न किए हम लोग को मिल जाएगा। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल कितना अर्न हो गया, टोटल अर्निंग ये हम लोग को मिल जाएगा। क्लियर है क्या इतना अभी तक? ये हो गया बेसिक मेथड। लेकिन ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा बन जाता है। हम लोग क्या करेंगे ना, वैनिला का 4 है आपका नंबर और चॉकलेट का 3, और प्राइस भी दिया गया है, तो वैनिला और चॉकलेट केक का एवरेज प्राइस कितना है वो हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर एवरेज प्राइस मिल गया, उसके साथ जितना क्वांटिटीज पे सोल्ड हुआ है उसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग को टोटल अर्निंग कितना है वो भी मिल जाएगा। क्लियर है क्या? देखिए आपका यहाँ पे टोटल पैसा कितना बन रहा है, 4 9 36 प्लस 3 10 30। टोटल नंबर ऑफ केक कितना है ना, 66/7। टोटल प्राइस कितना हो गया ना, 36 प्लस 30 66 बाई टोटल नंबर ऑफ केक्स, तो 4 + 3 7। तो टोटल एवरेज प्राइस कितना हो गया ना, 66/7 इतना रुपीज, इनटू आपका 66/7 रुपीज। तो 15 7 105, तो 150 हो गया, 150 इंटू 66, तो 9,900 हो गया आपका इतना रुपीज। ठीक है, तो इतना रुपीज टोटल अर्निंग हो रहा है फ्राइडे पे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए पहले मैंने बता दिया कि बेसिक से कैसे करेंगे, ठीक है, फिर मैंने बताया कि कैसे इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और इस तरह का अप्रोच आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे खुद से, तब अप्लाई करोगे ना, तो आपके दिमाग में इस तरह का बहुत सारा अप्रोच खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ये इसको पूरा रट लेना है तभी हो पाएगा। आप प्रैक्टिस करो वीडियो देखते देखते, उसके बाद खुद ट्राई करो घर पे, आपका ज़रूर हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, जो घर पे ट्राई करेंगे, जो घर से सीख के जाएंगे, वैसे ही एग्जाम में करना है। एग्जाम में नया कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका डीआई का हिस्टोग्राम से। ये सेम क्वेश्चन, सेम एकदम डाटा भी सेम, इसके पहले एक शिफ्ट में हम लोग कर चुके हैं। देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार ऑफ टाइप ए इन 2016
एंड 2018 एंड दिया गया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 2016 और 2018 लेना है। अगर टू बोल देता, बहुत जगह पे यहाँ पे टू बोल देता है, तो 16 से लेकर 16, 17, 18 तीनों ईयर का लेना पड़ता। इसका ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है। टू द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्ड्स ऑफ टाइप बी इन 2015 एंड 2017, यहाँ पे भी एंड है, टू नहीं है, ठीक है। अच्छा देखिए, रेशियो पूछा है 16 और 18 का, टाइप ए, टाइप ए मतलब ब्लू वाला, 16 और 18, तो 275 और 18 का 300, तो 575। इसके साथ ही आपका टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार टाइप बी 15 और 17, 15 और 17 लाल वाला, ठीक है, मतलब 250 और 275, तो 400 और 125, 525, 400 और 125, 525, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 1 5 15 75, 5 1 5 5 25, 5 से काटेंगे तो 23, इस टू आपका आ जाएगा 21, तो ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका डीआई का हिस्टोग्राम से, डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अगर समझ में नहीं आया तब पीछे वाला जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस देन 200 मार्क्स इज व्हाट परसेंटेज लेस देन, देखिए यहाँ पे परसेंटेज लेस पूछा गया है। यहाँ पे तीन चीज पूछ सकता है, एक है परसेंटेज कितना है, ठीक है, परसेंटेज देन, ठीक है, दूसरा है परसेंटेज मोर और तीसरा है परसेंटेज लेस। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पूछा है। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन 400 और मोर मार्क्स, ठीक है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। क्लियर है क्या, मतलब कैलकुलेशन पॉइंट में होगा। देखिए यहाँ पे आपका आप अगर देखेंगे तो ऊपर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये सब, और नीचे जो है मार्क्स का जो वैल्यू है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अच्छा बोला जा रहा है कि हु ऑब्टेन लेस देन 200 मार्क्स, लेस देन 200 मार्क्स का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, मतलब ये वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 30। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन 400 और मोर, 400 और मोर मतलब ये वाला, तो 35। कितना लेस है, 5 लेस है, तो 5/35 इंटू आपका 100, तो 1/7 आ रहा है। आपको पता है 1/7 कितना होता है, 14.28% होता है। एक से लेकर एकदम 1/20 तक आपका फ्रैक्शन का वैल्यू क्या आएगा वो भी याद रहना चाहिए, ठीक है, इससे भी आपका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री से। देखिए इस तरह का क्वेश्चंस के लिए हम लोग वैल्यू तो पुट करेंगे ही, लेकिन हम लोग को पहले थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि जो 5 वैल्यू है 0, 30, 45, 60 और 70, इनमें से हम लोग किसको पुट कर सकते हैं। इसका एक्सपीरियंस आपको पहले से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आप एक अपने मर्जी से पुट कर दिए, फिर आपने देखा आंसर नहीं आ रहा है, फिर आपने दूसरा पुट किया, ठीक है। तो पहला मतलब देखते ही आपको ये समझ जाना चाहिए कि कौन सा एंगल हम लोग थीटा इजिकल टू क्या यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में तो ऐसे बोल ही दिया है कि थीटा जो है आपका 0 से ज़्यादा है और 90 से लेस है, तो 0 और 90 तो होगा ही नहीं, ये कॉन्फर्म हो गया, ठीक है। अब होने को तो हो सकता है क्या, न होने को तो 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, या तो आपका 60 डिग्री हो सकता है। इन तीनों में से एक हो सकता है, ठीक है। आपको पूछा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + sec थीटा + tan थीटा। क्लियर है इतना। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहां पे एक टर्म है साइन थीटा, ठीक है, मतलब साइन थीटा का वैल्यू ऐसा आना चाहिए, ठीक है, जहां पे उसका वैल्यू में रूट नहीं आएगा, क्योंकि रूट आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इजिली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब साइन का एक ही वैल्यू है, जैसे साइन 30, साइन 90 भी होता है, लेकिन उसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे 30, 45 और 60 हो सकता है। साइन 30 होता है क्या ना, हाफ होता है। तो यहाँ पे थीटा इजिकल टू अगर 30 पुट करेंगे तो आंसर हम लोग का आ जाएगा। ये देखते ही आपको पता हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे भी आप देख सकते हो, अगर पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा तो कितना हो जाएगा ना, 1/4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो 3/4 हो जाएगा, -3 × 1/2 + 2, ठीक है। तो क्या आ रहा है देखिए, अगर 4 हम लोग एलसीएम लेते हैं
तो 4, 1 माइनस 3 माइनस 6 प्लस आपका 8, ठीक है। तो 8 1 9 सब काट के 0 हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो थीटा जो होगा 30 डिग्री होगा। अब 1 प्लस सेक 30 कॉस 30 कितना √3/2 सेक 30 2/√3 tan 30 क्या हो जाएगा ना 1/√3। तो √3 अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर 3 प्लस √3 नीचे क्या आएगा √3। तो अगर काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस √3। मतलब ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। बोला जा रहा है अ पर्सन जो है पर्सन ए कैन डू 1/5 ऑफ द वर्क इन 3 days। अच्छा, मतलब ए अगर 1/5 करता है, 1/5 जो है क्या करता है 3 दिन में करता है। तो पूरा काम एक भाग काम कितना दिन में करता है 15 दिन में करता है, ठीक है। बी का वाइल बीज एफिशिएंसी इज हाफ ऑफ दैट ऑफ ए। बी का जो एफिशिएंसी है वो ए का हाफ है। मतलब क्या, बी एक दिन में अगर एक काम करता है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम करेगा। क्लियर है। तो इसी तरह बी अगर किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट करता है तो ये उसको एक दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। आपको पता है कि आपका एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज ये जो होता है आपका दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब नंबर ऑफ डेज के साथ अगर हम लोग एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क हम लोग पता कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसी तरह जब ए बी का एफिशिएंसी हाफ है ए से, तो अगर ए उस काम को 15 दिन में कर रहा है तो बी उस काम को कितना दिन में करेगा ना 30 दिन में करेगा। सिंपल बात है। अच्छा, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू हाफ ऑफ द वर्क। यहाँ पे ये वाला लॉजिक क्लियर रहना चाहिए। ये है एफिशिएंसी और ये है नंबर ऑफ डेज, ठीक है। टोटल वर्क क्या होता है एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बनेगा, यहाँ पे भी 2 बनेगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क कितना बनेगा ना 30 बनेगा। तो 15 दूनी 30 और 30 एक 30, ठीक है। तो 3 आधा काम करना है तो आधा काम कितना 15, तो 3 से भाग करेंगे तो कितना दिन लगेगा 5 दिन लगेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का। पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी इफ 25 इंटू 3 प्लस पी जो भी दिया हुआ है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, लिखेंगे नहीं क्वेश्चन को कॉपी में, डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करेंगे। तो पहला लाइन हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब दूसरा लाइन बनेगा कॉपी में कि 25 बाटे, अब ध्यान रखना यहाँ पे आप देखिए एक चीज 12/5 है। तो ये ऑपरेशन पहले होगा उसके बाद डिवीजन का होगा। मतलब 12 5 60 हम लोग नीचे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 25 इंटू 3 प्लस 4p, नीचे क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा आपका 60 माइनस इधर क्या आ रहा है 24 दैट इज इक्वल टू 6। क्लियर है। 5 5 25 5 12 क्या है ना 60 है। तो 5/12 3 प्लस 4p कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 5 6 30 12 6 72, तो p इज इक्वल टू हो जा रहा है 72 माइनस 3 तो 69/4, ठीक है। छोटा छोटा स्टेप आपको मिस करना है, माइंड पे ही करना है। क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा 17/1/4। तो ऑप्शन आपका ये जो है हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड पार्टनरशिप चैप्टर का पार्टनरशिप से। बोला जा रहा है ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस। ए कितना इन्वेस्ट करता है ना ए इन्वेस्ट करता है 33 1/3, मतलब 1/3 ए इन्वेस्ट करता है। 33 1/3% आपको पता होना चाहिए, ये होता है 1/3, ठीक है। कैसे होता है ऐसा मत पूछना कभी भी, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। 33 1/3% परसेंटेज मतलब नीचे 100 से भाग हो जाएगा। तो 33 99 प्लस 1 तो 100/3, 100 से भाग करना है मतलब परसेंटेज है, तो 100 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/3। ये सब एकदम बेसिक चीज़ है, ये एकदम क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। ए 1/3 हो गया। बी इन्वेस्ट कर रहा है कितना 25% ऑफ द रिमेनिंग। तो ए अगर 1/3 क्या है रिमेनिंग कितना 1 माइनस 1/3 तो 2/3। 2/3 का बी कितना कर रहा है 1/4। सी कितना करेगा इन्वेस्ट द रेस्ट, मतलब 2/3 का बाकी पोर्शन, 2/3 का 1/4 बी कर रहा है तो 3/4 कौन करेगा सी करेगा।
ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं एक शिफ्ट के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है शिफ्ट वाइज मतलब रिपीट तो होता ही है, हो सकता है कि डाटा को थोड़ा सा चेंज कर दे, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम टू सेम ही रहता है। तो काटाकुटी करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 2 4, 3 3 काट गया, 2 2 4, तो यह आ गया 1/3:1/6:1/2। तो अगर 12 एलसीएम हो गया तो 3 4 12, 6 2 12 और अधर 12 एलसीएम क्यों लेंगे, हम लोग 6 ले सकते हैं ना। 3 2 6, 6 1 6 और 2 3 6। तो टोटल प्रॉफिट अर्न एट द एंड ऑफ द ईयर इतना दिया हुआ है, ए का प्रॉफिट हम लोग को चाहिए। तो 2 बटे यहाँ कितना आ जाएगा, 2 3 3 3 6, तो 6 इंटू 186, जीरो का भी छोड़ रहा है। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6 3 18 और 6 के 6, तो 62 होना चाहिए और 3 0 बाद में आएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से, क्या बोला जा रहा है। द कार्व सरफेस एरिया ऑफ आर राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कार्व सरफेस एरिया है, द एरिया ऑफ इट्स बेस दिया हुआ है 38.5। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको आर चाहिए और आपको क्या चाहिए ना, एच चाहिए, ठीक है। अच्छा, पहली बात हम लोग ये कर सकते हैं कि एरिया ऑफ इट्स बेस दिया हुआ है 38.5, मतलब सिर्फ हम लोग को क्या चाहिए, एच चाहिए, ठीक है। अब कार्व सरफेस एरिया क्या होता है ना, 2πr/h होता है कार्व सरफेस एरिया सिलेंडर के केस में, दैट इज इक्वल टू 616। अब एक चीज आप समझिए, यहां से हम लोग एच का वैल्यू तभी फाइंड कर सकते हैं जब हम लोग को आर का वैल्यू पता हो, ठीक है। तो आर हम लोग को निकलना ही पड़ेगा। देखिए एक चीज होता है, बहुत ही पावरफुल चीज है, 744 154, ठीक है। अच्छे से समझिए क्या होता है। अगर रेडियस आपका 7 हुआ तो पेरीमीटर होता है 44 और एरिया होता है आपका 154। ऐसा आप देख सकते हो कि 2πr अगर करेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, तो पेरीमीटर कितना बना 44, और 22/7 पाई आर स्क्वायर अगर करेंगे 7 इंटू 7, तो आप कब देख सकते हो एरिया जो बनेगा 154 बनेगा, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है, अच्छे से समझना। अब एक चीज़ देखिए, अगर हम लोग रेडियस को वेरी करवाए, मान लीजिए रेडियस को दुगना कर दें, तो पेरीमीटर जो है ये भी हो जाएगा दुगना, मतलब 88, लेकिन एरिया जो होगा ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 गुना हो जाता है, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 4, मतलब 616, क्लियर है। अगर हम लोग इसको 2 से भाग करें, 3.5 कर दे रेडियस को, तो आपका पेरीमीटर हो जाएगा 22 और आपका एरिया हो जाएगा 154/4, क्लियर है। क्यों होता है ये भी समझ लीजिए, ठीक है। एक चीज देखिए, जब हम लोग रेडियस को दुगना करते हैं तो 22/7 इंटू 14 है कि नहीं। तो एक चीज देखिए, दो जगह पे आपका मतलब आर रहता है, आर का स्क्वायर रहता है, एरिया होता है 2 डायमेंशनल, ठीक है, आर का स्क्वायर रहता है। तो आर अगर 2 जगह पे बढ़ेगा तो नेट हम लोगों को 2 का स्क्वायर 4 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आर को आप जितना फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे उसका स्क्वायर फैक्टर से आपको ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है चीजें। अच्छा, इसी तरह ये आएगा आपका 616। इसी तरह जैसे मान लीजिए कोई भी एरिया दिया हुआ है, जैसे आपका क्या है ना 38.5, तो जब हम लोग यहाँ से फैक्टर का वैल्यू फाइंड करेंगे, फैक्टर ध्यान दीजिए, अगर फैक्टर पता रहा तो आप आर का वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत जब कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आ जाएगा तब ये हेल्प करेगा। और ज़्यादातर केस में आपका जो मतलब 90% केस में जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन आएगा वहाँ पे रेडियस जिसका भी हो वो आएगा आपका 7 का ही मल्टीपल, ठीक है। या तो 7 के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके रेडियस बनता है ज़्यादातर केस में, क्योंकि पाई होता है 22/7। तो अगर आर को काटना है, नीचे 7 है तो अगर आर को अगर काटना है तो आर को भी 7 का मल्टीपल होना पड़ता है, ठीक है। तभी वैलिड होगा ये जब 7 का मल्टीपल होगा, लेकिन ज़्यादातर केस में ये हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। और एक चीज समझिए, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए एरिया आपका दिया हुआ है कितना ना 38.5, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर को पहले फाइंड करेंगे। 38.5
बाई आपका 154, ठीक है। इसका हम लोग रूट करेंगे, दैट इज इक्वल टू क्या आ रहा है 385/10 इंटू 154। तो अगर 5 से काटेंगे 5 2 10 और इधर आएगा 5 7 35 और 5 7, तो 77 इंटू 2 होता है 154। तो फैक्टर क्या हो गया 1/2, मतलब 7 को अगर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियस हम लोग का 3.5 हो जाएगा। आप देख सकते हो जब हम लोग लिखे थे 3.5 जब होगा रेडियस, तब आपका पेरीमीटर हो जाएगा 22, लेकिन एरिया हो जाएगा 150/4, ठीक है। अब 150/4 इसको अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो यह आएगा 38.5। क्लियर है बात। तो जब हम लोग को एरिया डायरेक्ट दिया रहता है तब हम लोग कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं, सो दैट हम लोग को जल्दी आर का वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो आर अगर हाफ गुना हो रहा है तो पेरीमीटर भी आपका हाफ गुना होगा, तो पेरीमीटर हो जाएगा आपका 44 इंटू 1/2, सो दैट विल बी 22 हो जाएगा आपका पेरीमीटर। क्लियर है। ये जो फैक्टर वाला बात मैंने बताया ये आपको पूरा क्लियर रहना चाहिए। और यहाँ पे जो एरिया दिया गया है, ये पहला वाला जो स्टेप था ये आपको समझ में आना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं 154 से भाग करके डायरेक्ट फैक्टर को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर 7 के साथ a मल्टीप्लाई होता है तो एरिया के साथ a स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है, तो a स्क्वायर का अगर a का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है तो रूट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मतलब बात यही है कि एक बार नीचे देख लीजिए, जैसे आपका 38.5 है, ये क्या है, ये है आपका एरिया दिया हुआ है। तो 38.5 इंटू अगर a स्क्वायर करेंगे तब बनेगा कितना, तब बनेगा आपका 154। मतलब ये तो उल्टा हो रहा है, तो आप ये कीजिए कि 154 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, 154 इंटू ए स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 38.5। क्लियर है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो नया जो रेडियस निकल के आया वो क्या हुआ 3.5, तो ये क्या हुआ 7 इंटू ए हुआ, तो ए का वैल्यू हाफ हो गया, ऊपर ए का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर का वैल्यू 1/4 है। तो इसी लॉजिक से हम लोग किया है। क्लियर है। अच्छा, तो ये क्या बना ना, आप देख सकते हो पेरीमीटर जो बना 22 बना, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं एच, दैट विल बी इक्वल टू 616/22। तो 22 अगर 2 से काटेंगे तो 44 और इधर 61 माइनस 44, तो 21 पहले बना, फिर -4 तो 17, तो 176, तो 8 से जाएगा, ठीक है। तो एच विल बी 28। अब वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू 38.5 को हम लोग 77/2 लिख सकते हैं इनटू आपका 28। क्लियर है। तो 14 से काटेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, लेकिन दो ऐसा ऑप्शन है बी एंड सी जहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है। तो इसको 770 करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करके, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 प्लस 8 28, तो 308, तो 1078 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या, क्लियर हुआ। जो मैंने यहाँ पे समझाया कैसे हम लोग को रेडियस फाइंड करना है, ये आपको लग सकता है बड़ा, लेकिन मैंने हर एक चीज खोल के बता दिया है, ठीक है। क्यों हम लोग 144 से डिवाइड करने के बाद उसका रूट कर रहे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये लॉजिक पूरा क्लियर रहना चाहिए कि जब हम लोग को फैक्टर पता मतलब फाइंड करना है तो 154 से डिवाइड करने के बाद रूट करना है, ठीक है। और ये तभी कम में आएगा जब r 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। और एक चीज देखिए, जैसे हम लोग को पता चल गया कि v जो है आपका पाई आर स्क्वायर h है, तो 38.5 इंटू 28 था, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 11 को फाइंड कर सकते हैं, तो आंसर जो होगा 11 का मल्टीपल होगा और यूनिट डिजिट 8 होगा, ऐसा भी हम लोग बोल सकते थे। तो आप अब देखिए एक चीज, ये जो है ऑप्शन सी, यहाँ 7 और 1 8 बन रहा है, 0 और 8 8 बन रहा है, तो ये 11 का मल्टीपल है और यूनिट डिजिट भी 8 है। तो इसी लॉजिक से भी कभी कभी काम कट जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से, बोला जा रहा है x जो है सरफेस एरिया है, y जो है आपका वॉल्यूम है स्फीयर का। अब y और x का एक रिलेशन दिया गया है, आपको रेडियस फाइंड करना है। आसान क्वेश्चन है, बस पुट करेंगे तो हो जाएगा। y का वैल्यू 4/3, पाई को नहीं लिखेंगे r³ लिखते हैं, पाई तो दोनों तरफ कट जाएगा, 14 इंटू 4 पाई r स्क्वायर, पाई को नहीं लिखेंगे r² लिखते हैं, तो r आ जाएगा इधर,
तो आर का वैल्यू आ जाएगा आपका 14 × 3, 4 से 4 काट जाएगा, तो आर हो जाएगा आपका 42। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस है। क्वेश्चन हमेशा आसान आता है, बस आपको यह ध्यान रखना है कि लैंग्वेज को एक ही बार में पढ़ के समझना है। ऐसा ना हो कि एक बार हमने पढ़ लिया, गलत कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड किया, आंसर मैच नहीं किया, फिर से आपने सॉल्व किया। ठीक है, एक ही बार में आपको वन रीडिंग में आपको चीज़ों को समझना है। और उसके साथ ही जो ऑपरेशंस होता है 30 के अपोजिट, 60 के अपोजिट, 90 के अपोजिट, ये सब एकदम क्लियर रहना चाहिए। देखिए, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ टॉल ट्री ऑफ हाइट 45 मीटर इज इतना। अच्छा, तो डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये है हाइट, हाइट है 45। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको फाइंड करना है सन का। सन मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ पे है आपका सन। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको फाइंड करना है। 45 मीटर ट्री का हाइट है। और शेडो कहाँ बनेगा, अगर सन यहाँ पे हुआ तो शेडो बनेगा ग्राउंड पे, तो शेडो का हाइट है 15√3। क्लियर है। अब आपको एंगल फाइंड करना है। तो ऐसे तो आप tan थीटा पुट करके कर ही सकते हो। tan थीटा दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 45/15√3। लेकिन अब एक चीज़ देखो, जैसा हम लोग बहुत बार सीखे हैं, अगर ये एंगल 30 डिग्री हुआ तो ये एंगल क्या बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। और 60 डिग्री का अपोजिट क्या होता है, √3 इंटू ए, तो 15√3, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 15√3 इंटू आपका √3, तो 15×3 45। क्लियर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन क्या हो जाएगा ना, 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जितना अच्छा आपको डायग्राम में ऐड करवा दूँ, ये वाला डायग्राम का अंडरस्टैंडिंग रहेगा, उतना अच्छे से आप जल्दी इस तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक बार बोल देता हूँ। देखिए, 30 के अपोजिट में अगर ए है तो 60 के अपोजिट में होता है √3a, 90 के अपोजिट में होता है 2a। ठीक है, जो 30 के अपोजिट में होता है उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 के अपोजिट में वही आता है। ऐसे ही 60 के अपोजिट में अगर 3a है तो 30 के अपोजिट में कैसे आएगा, √3 से भाग करना पड़ेगा। और 90 का अपोजिट में क्या हो जाएगा ना, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू √3a हो जाएगा। ठीक है, वही लॉजिक है। 30 के अपोजिट में जो रहेगा 90 के अपोजिट में वही रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके। अगर दोनों एंगल 45 रहा इस तरह, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे एक स्क्वायर बना सकते हैं। स्क्वायर का साइड अगर ए है तो डायगोनल का लेंथ क्या होता है, √2 है। तो इसी तरह ये अगर ए है, ये अगर ए है, दोनों एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये बन जाएगा √2 है। ठीक है, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है, ये जितना अच्छा आपको क्लियर रहेगा उतना जल्दी आप ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व कर लो। ठीक है, टाइम आपको उतना कम लगेगा। अगर आप tan थीटा जैसे आदि मानव जैसे सॉल्व करता था ट्रिगोनोमेट्री, आप tan थीटा cos थीटा ऐसे ये सब लेके सॉल्व करोगे तब वो समझ जाओ, जो क्वेश्चन आपका 15 सेकंड में होना चाहिए वो 30 से 40 सेकंड में होगा। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। एक पर्टिकुलर पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड है जो बेसिक को ही थोड़ा सा एडवांस करके मॉडिफाई करके आता है। मैं बेसिक्स भी लास्ट में बोल दूंगा सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखते हैं। अ शॉपकीपर बॉट 40 पीसेस ऑफ एन आर्टिकल एट अ रेट ऑफ ₹50 पर आइटम। 40 पीस खरीदता है, हर एक का दाम जो है 50 रुपीज़ करके है। He sold 35 pieces with 20% profit and the remaining 5 pieces were found to be damaged and he sold them with 10% loss. Find his overall profit percentage. ठीक है, देखिए इसको हम लोग इस तरह से करते हैं कि 35 पीस है, टोटल के रिस्पेक्ट में उसको लिखते हैं, मतलब फ्रैक्शन। ठीक है, टोटल के रिस्पेक्ट में कितना हुआ, बाई टोटल कितना है 40 है। ध्यान रखना पॉइंट को, कितना प्रॉफिट हो रहा है ना, 20% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव। प्लस कितना है ना, 5 पीस है जो आपका डैमेज्ड है इसलिए उसमें लॉस हुआ है, और नीचे टोटल लिखते हैं 40, तो लॉस को लिखते हैं हम लोग -10। ठीक है, 10%। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू आएगा दैट विल बी ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए 5 7 35, 5 8 40, 4 2 2 4 8, 2 10,
तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 70/4 प्लस यहाँ पे आप अगर 10 से काटेंगे तो 5/4 आ रहा है और यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 65/4। तो 16×4 = और 1/4 तो 16.25 ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं अच्छे से समझ लीजिए। अच्छा मैं एक बार बोल दूं, आप ध्यान रखना जो भी चीज़ आप ले रहे हो उसको आपको टोटल के रिस्पेक्ट में लिखना है, तभी फ्रैक्शन बनेगा। उसके बाद जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हुआ तो पॉजिटिव में, लॉस हुआ तो नेगेटिव में लिखना है, और हमेशा टोटल के रिस्पेक्ट में लिखना है, ये ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि ओवरऑल प्रॉफिट, जैसे इस क्वेश्चन में ऐसे भी बोल सकता है ओवरऑल प्रॉफिट हो गया आपका 16.25%। ठीक है, तो आप फाइंड करो कि जो 5 चीज़ें डैमेज हो गया था उसको कितना लॉस पे बेचना पड़ेगा। तो इसी तरह इक्वेशन फॉर्म करके जो आपको अननोन है उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्लियर है? अच्छा, अब लॉजिक को समझ लीजिए कैसे हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को फाइंड करते हैं। देखिए नीचे क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा टोटल जो खरीदा गया है उसका टोटल कॉस्ट प्राइस, दैट विल बी क्या ना 40 × 50, ये रह जाएगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर देखिए, ऊपर रहेगा 35 आइटम, 35 आइटम में उसने क्या किया है ना, उसने 20% प्रॉफिट किया है। ठीक है, तो 35 आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना था 50, प्रॉफिट किया है कितना ना 1/5। ठीक है, तो 35 आइटम में 10 रुपया करके प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है इतना क्या? अच्छा, अब लॉस हो रहा है तो अच्छा प्लस दे देते हैं अभी। बाकी जो 5 आइटम है, 5 आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना था 50 करके ही था, लॉस हो रहा था कितना ना 1/10, 10% लॉस हो रहा था मतलब 1/10। अब लॉस हो रहा था तो -1/10 करेंगे क्योंकि इससे माइनस करना है ना ओवरऑल, तो 5 काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा ना 35 - 25 तो 10 आ गया। ठीक है, बाय आपका 40 × आपका 50 आ गया। क्लियर है? अच्छा, कैलकुलेशन में यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा गलती हुआ है, देख लेते हैं एक बार। नीचे तो रहेगा 40 × 85, ऊपर रहेगा 30 × 10, 10 को हम लोग छोड़ दिए थे तो 350 - 25 तो 325 आ गया। क्लियर है? तो ये बनेगा इंटू आपका हो जाएगा 100, क्योंकि हम लोग परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे ना, नेट परसेंटेज जो आया तो 50 2 100, 2 से काटेंगे तो 20। अभी आप देखो 4 से काटेंगे 5 से काटेंगे तो 5 4 20 और इधर आ जाएगा 65, तो 65/4 दैट इज इक्वल टू 16.25%। तो आता तो बेसिक से ही है, लेकिन हम लोग इसको मॉडिफाई करके ऐसे ऊपर के प्रोसेस में करते हैं, जो टाइम भी कम लगता है, कैलकुलेशन भी बहुत कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री से। इसका जो ऑप्शंस है आप देखिए, 2 ऑप्शंस आपको नंबर पे दिया गया है और 2 ऑप्शंस आपको फंक्शंस पे दिया गया है। तो अगर हम लोग इसमें वैल्यू पुट करें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई वैल्यू हम लोग को पुट नहीं करना है जिससे आपका 2 ऑप्शंस सेम बन जाए। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे थीटा इजिकल टू थीटा नहीं, यहाँ पे फाई है, फाई इजिकल टू 45 अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो आप देख सकते क्या होगा ना, आपका ऑप्शन ए जो है ऑप्शन सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉट स्क्वायर 45 डिग्री 1 ही होता है, तो फाई का वैल्यू हम लोग 45 नहीं पुट कर सकते। ऊपर से क्वेश्चन में आपका सेक भी है और आपका टेन भी है, तो थीटा का वैल्यू हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री भी पुट नहीं कर सकते। तो अगर आपको पुट करना है फाई का वैल्यू तो आप अच्छा ये फाई कर लो, फाई का वैल्यू आप 30 या 60 डिग्री पुट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिड्यूस कर लेंगे बस तोड़ के, आसान क्वेश्चन है। और इस तरह का क्वेश्चन जो छोटा मोटा फंक्शन देखने में लगता है ना, उसको आप अगर डिड्यूस कर लोगे तो अच्छा मतलब जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए सेक को लिखेंगे 1/cos, tan को लिखेंगे sin/cos, फुल फॉर्म को नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म को लिखेंगे। स्क्वायर आ गया 1 + s का स्क्वायर आ गया होल स्क्वायर बाई cos स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन रहा है ना 1 - s का होल स्क्वायर इंटू 1 + s का होल स्क्वायर, और नीचे बन रहा है c² इंटू c स्क्वायर, एलसीएम होगा c, उसका होल स्क्वायर है। तो 1 - s 1 + s, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा 1 - s², तो 1 - s² का होल स्क्वायर। ठीक है, और c² और इधर c²,
अब 1 माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। तो कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब सी टू दी पावर 4 और नीचे भी सी टू दी पावर 4। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो ऐसा वैल्यू आपको पुट करना है पहली बारी में जिससे आपका कोई भी दिक्कत ना हो। उसके लिए आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहना चाहिए। आपको 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 घर में लगभग 40 से 50 क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करना पड़ेगा। तभी आपको आइडिया लगेगा कि फंक्शंस कैसा दिया रहेगा, मतलब किस तरह से फंक्शन दिया रहेगा उसके हिसाब से कैसे वैल्यू पुट करना है। ठीक है। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री का ट्राइंगल से। पिछले 6 जन्मों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिमिलरिटी कैसा दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सिमिलरिटी दिया गया है ए बी सी के साथ पी क्यू आर। आपको ध्यान रखना है सिमिलरिटी पे, मतलब ये वाले पे। ऐसा नहीं हो कि आप इसके अंदर ध्यान रखो। जो एरिया दिया गया है इस पे कुछ नहीं है, सिमिलरिटी के अंदर सब कुछ है। ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको सोच लेता है कि एबीसी के साथ क्यू पी आर। ऐसा सोचोगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर है चीजें? अच्छा, देखिए कैसे करेंगे। आपको फाइंड क्या करना है, पी आर। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, अगर पी आर फाइंड करना है जैसे पी आर, तो हम लोग क्या लेंगे, ए और सी को लेंगे। जैसा नीचे लेंगे वैसे ही ऊपर लेंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए सी जो होगा और पी आर का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू आपका, यहाँ पे एरिया दिया गया है तो इसको अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं। अब वो पता है कि एरिया होता है 2 डायमेंशनल, उसको अगर स्क्वायर रूट करते रिलेशन रहता है कि रूट ओवर A1/A2 दैट इज इक्वल टू S1/S2। ठीक है। उसी ये सब बेसिक आप लोग जानते ही हो। तो एरिया को रूट करके हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, 8/13 दैट इज इक्वल टू AC का वैल्यू है 16 और PR का हम लोग मान रहे हैं x। तो वैल्यू फाइंड करना है, 8 दूनी 16, तो x का वैल्यू हो जाएगा 26। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आसान तो है, लेकिन आपको बस ये पता रहना चाहिए कि देखना कहाँ पे है। देखना आपको वहीं पे है जहाँ पे ये वाला सिमिलरिटी का साइन दिया रहेगा। क्लियर है चीज़ें? इसमें गलती नहीं होना चाहिए। अगर एसी के साथ आप देख रहे हो क्वेश्चन में बीसी भी दिया गया है, एबी भी दिया गया है, किसी और को ले लोगे ना पीआर के साथ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। बोला जा रहा है अ पर्सन ट्रेवल्स 5x डिस्टेंस at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर, x distance at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर, 4x distance at a speed of 6 किलोमीटर पर आवर and takes total 112 minutes. What is the total distance traveled by the person? तो x का वैल्यू अगर हम लोग को पता चल गया तो हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। देखिए हम लोगों को टाइम को फाइंड करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा और दैट विल बी इक्वल टू 112। तो 5x डिस्टेंस अगर कितना स्पीड से, 5 किलोमीटर स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर से जाएगा, प्लस आपका x डिस्टेंस 5 किलोमीटर पर आवर, प्लस आपका 4x डिस्टेंस 6 किलोमीटर पर आवर, दैट विल इक्वल टू 112 बाय आपका 60। ठीक है। मिनट को हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हर एक जो टाइम आपको मिल रहा है ये आपको आवर में ही मिल रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x प्लस आपका x/5 प्लस आपका 2 से काटेंगे तो 2x/3 दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे भी अगर 4 से जाएगा क्या, 4 से भी चला जाएगा, 4 2 8 और 4 8 32 और 4 15 60। ठीक है। देखिए यहाँ पे 15 का एलसीएम करेंगे लेफ्ट साइड में तो 15x प्लस आपका 3x प्लस आपका 10x दैट विल बी इक्वल टू 28। 15 15 काट दिए तो यहाँ कितना बन रहा है, 28 ही बन रहा है। तो x का वैल्यू हो जाएगा 1। टोटल डिस्टेंस कितना ना, 5x मतलब 5 प्लस आपका x मतलब वो 1 प्लस 4x मतलब 4, टोटल डिस्टेंस हो गया 10। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका एल्जेब्रा से। इसी फॉर्मूला के ऊपर है क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, 3 फॉर्मूला रहता है इसका। इसी फॉर्मूला के ऊपर पिछले 6 जन्मों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला को नहीं लिखेंगे, पहले माइंड में सॉल्व कर लेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना आएगा ना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो पहले आता ही है, देन आपका इसका स्क्वायर आता है तो 4 माइनस 3 इंटू माइनस 11 तो प्लस हो जाएगा तो 33 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये किसका वैल्यू आया, ये आया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, मतलब इधर क्या ऐड होगा 3 इंटू एक्स वाई जेड, 3 इंटू एक्स वाई जेड इधर ऐड होगा। ठीक है, मैंने पहले ही प्लस कर दिया है, तो -12 हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 37 2 74 74 माइनस 36, तो ये आ रहा है आपका 44 माइनस 6, तो 38 हो जाएगा फाइनल आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है चीजें। मैं एक बार रिवीजन के लिए फॉर्मूला ऐड करवा देता हूँ और एक बार मैं बोल देता हूँ कैसे याद रखना है ना। आप देख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, हर एक के पहले ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी रहेगा। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब दो अगर अंदर रखे तो बाहर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, अगर दो को बाहर लेकर आए तो -3 भी बाहर आएगा, -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। पहला और आपका तीसरा ये दोनों ज़्यादा काम में आता है, बीच वाला कम आता है कम में, लेकिन इसको भी देख लेना है, आसान है। ए प्लस बी प्लस सी इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर आपको याद रहा, बहुत सालों से पूछा जा रहा है, आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, फॉर्मूला में कोई भी कॉन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम से। इस तरह का क्वेश्चन हर एक सेट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आपको 1 से लेकर 9 तक, 9 नहीं बोलेंगे 11 तक, हर एक का डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से क्लियर है, तभी इस तरह का क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, देखिए 9 डिजिट नंबर है जो आपका 88 से डिविजिबल है, तो एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान रखना है क्वेश्चन में बोल दिया गया है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन को लेकर आपको एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान रखना है ये 88 से डिविजिबल होना चाहिए। 88 को अगर दो को प्राइम में तोड़ेंगे तो क्या आएगा ना, 8 आएगा और 11 आएगा। क्लियर है चीजें। देखिए आप, मैं नंबर को लिख लेता हूँ 9M2365N48। यहाँ पे जो दो नंबर है, दो को प्राइम नंबर 8 और 11, इन दोनों को काम में लेकर हम लोग m और n का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए 8 क्या होता है, 8 होता है आपका 2 का क्यूब। तो हर एक नंबर पे जो लास्ट का 3 डिजिट होता है, हम लोग जानते हैं अगर वो 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो गया मतलब नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर है चीजें। इसके आगे भी कुछ होता है, जैसे यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट क्या है, n है, 4 है, 8 है। अब n क्या क्या हो सकता है, n इवन हो सकता है, इवन नंबर, और n आपका ऑड नंबर हो सकता है। जब n इवन नंबर है मतलब जो 100 प्लेस पे है, कोई भी नंबर का 100 प्लेस पे जो नंबर है, नंबर नहीं बोलेंगे, कोई भी नंबर का 100 प्लेस पे जो डिजिट है, अगर वो डिजिट आपका इवन हुआ तब हम लोग जो लास्ट का दो डिजिट है जैसे 48, इसमें हम लोग 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। क्लियर है चीजें। अगर वो 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो ऑड नंबर हुआ तब लास्ट में जो दो डिजिट है उसके साथ 4 ऐड करने के बाद जो आ रहा है उसके ऊपर हम लोग चेक करेंगे वो 8 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर वही है 8 से डिविजिबल हुआ तो पूरा जो नंबर है 8 से डिविजिबल होगा, अगर 8 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है चीजें अभी तक। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया है कि n का वैल्यू जो है स्मॉलेस्ट होना चाहिए, n सबसे छोटा होना चाहिए। अच्छा, अब n का वैल्यू अगर हम लोग 0 मान ले, मान सकते क्या, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। अच्छा, क्वेश्चन में और एक चीज बोल दिया गया है कि m और n जो है आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब 0 जो होता है, 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता है, ध्यान रखना। 0 प्लस नेचुरल नंबर पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। 0 एक होल नंबर है, तो 0 जब नेचुरल नंबर नहीं है तो n का वैल्यू हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं। क्लियर हुआ चीजें। अच्छा, अगर n का वैल्यू सबसे छोटा होना चाहिए तो इसके बाद n का वैल्यू 1 होना चाहिए, लेकिन अगर 1 होगा तो ये एक ऑड डिजिट आ जाएगा। ऑड डिजिट आ जाएगा तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा 48 प्लस 4, 52 के ऊपर हम लोग को चेक करना पड़ेगा डिविजिबिलिटी रूल। तो 52 होगा
तो क्या 8 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, आप देख पा रहे हो नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो n का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। अब n का वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट करें तो हम लोग देख पा रहे हैं अगर n 2 हो गया मतलब ये एक इवन डिजिट हो गया। अगर इवन डिजिट हुआ तो पूरा 3 नंबर पे चेक करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग लास्ट का 2 नंबर पे 2 डिजिट पे डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। तो 48 जो है आपका 8 से डिविजिबल है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि n का वैल्यू जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? चीज़ें क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। अब आप देख पा रहे हो n का स्क्वायर कितना है, n का स्क्वायर है 4 और m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर आपको फाइंड करना है, मतलब आंसर जो होगा 4 का मल्टीपल होगा। अब 4 का मल्टीपल आपका 64 भी है, ऑप्शन बी भी है और ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन डी भी है। 4 9 36 और 4 16 64। ठीक है, तो m का वैल्यू या तो आपका 4 होगा या तो आपका क्या होगा ना 3 होगा। क्लियर है? बहुत टाइम पे क्या होता है कि n का वैल्यू फाइंड करने के बाद ऑप्शंस पे मतलब एक ही ऐसा ऑप्शन रहता है चारों ऑप्शन में के अंदर जो आपका 4 से डिविजिबल होने वाला। ठीक है, तब आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो, आपको पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे क्या ना, हम लोग ऑल्टरनेट प्लेसेस का सम करेंगे, फिर हम लोग m का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ऑल्टरनेट प्लेसेस का सम क्या होगा? 9 2 11, 11 और 6 17, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 8 27, 27 हो गया। माइनस यहाँ पे देखिए m प्लस 3 प्लस 5 8 हो गया, m प्लस 8 प्लस हो गया 12, तो ये हो गया m प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0 हो सकता है आपका, 11 हो सकता है, अगर 22 हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 11 का मल्टीपल। अच्छा, तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है 15 माइनस m, तो दैट इज इक्वल टू 0 अगर पुट करेंगे तो m का वैल्यू 15 तो नहीं हो सकता क्योंकि m जो है आपका एक सिंगल डिजिट है। क्लियर है? तो m का वैल्यू 15 तो होगा नहीं। अच्छा, तो 15 माइनस m का वैल्यू हम लोग ये पुट कर सकते हैं क्या? 11 पुट कर सकते हैं, तो m का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 4। क्लियर है क्या? तो m का वैल्यू हम लोग 4 पुट कर सकते हैं। अब देख सकते हो अगर 15 माइनस m जो हुआ ये अगर 22 के बराबर हो गया तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? m का वैल्यू हो जाएगा आपका -7, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो 4 होगा मतलब 4 4 16 इंटू आपका 2 2 4, तो 64 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो अगर आपका 11 और 8 इनका डिविजिबिलिटी रूल आपको पूरा क्लियर है तो इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत ही फास्ट कर सकते हो। उसके साथ ही आपको ये भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशंस बोला गया है, अगर कंडीशंस के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो गलत हो सकता है। क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से, बोला जा रहा है द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज इंक्रीज बाई 40%, बाई व्हाट परसेंटेज? करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब अप्रोक्सीमेशन होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ बन सकता है। शुड बी इट्स हाइट बी इंक्रीज्ड शो दैट द एरिया इंक्रीजेज बाई 60%। तो दोनों को ही हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस को भी हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, हाइट को भी हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो एरिया में कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये भी मेथड से हम लोग बेसिक से कर सकते हैं। अगर परसेंटेज जो यहाँ पे है बहुत ही साफ सुथरा परसेंटेज है, अगर थोड़ा सा दिक्कत वाला क्रिटिकल वाला परसेंटेज दे देता तो हम लोग और एक मेथड को भी अप्लाई कर सकते थे। दोनों मेथड से मैं दिखाऊंगा, दोनों ही बहुत यूजफुल है, लेकिन दूसरा वाला तभी यूजफुल होगा जब आपका डाटा बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, देखिए तो ए बी में क्या होता है 40 प्लस एक्स है, दोनों ही इंक्रीज कर रहा है, 40x बाई 100 दैट विल बी इक्वल टू कितना ना 60। तो यहाँ से देखिए अगर 20 से काटेंगे 5, 20 5 100 और 20 2 40, तो आपका क्या आ रहा है 7x बाई 5 का वैल्यू आ रहा है आपका 20। तो 7x बाई 5 का वैल्यू आ रहा है आपका 20, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा ना 100/7। 100/7 क्या होता है 14.29% होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ए बी मेथड से भी आप लोग फाइंड कर सकते हो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। नेट जो इंक्रीज होता है, अगर डिक्रीज होगा तो माइनस पुट कर देंगे। इसके साथ ही हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि बेस जो है आपका 40% से इंक्रीज हुआ, 40% मतलब 2/7
5, तो 5 से लेकर क्या बना 7 बना। हाइट को हम लोग को फाइंड करना है। एरिया कितना बना, एरिया बना आपका 60% से इंक्रीज हुआ, मतलब क्या ना 5 से लेकर 8 बना। 40% क्या होता है, 40% होता है 2/5। 60% क्या होता है, 60% होता है 3/5। एकदम क्लियर आना चाहिए सब माइंड में। 80% 4/5, 20% 1/5। ठीक है, अब देखिए हाइट का चेंज कितना होगा ना 5/5। नीचे वाले को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं b से, हाइट दैट विल बी इक्वल टू एरिया बाई b। ठीक है, और यहाँ कितना बनेगा 8 से 7। तो हाइट कितना बन रहा है, हाइट का चेंज हो रहा है 1 से लेके 8/7, मतलब हाइट 7 से लेके 8 बढ़ रहा है। हम लोग बोल सकते हैं 1/7 इंक्रीज होगा इंटू 100, तो यही आएगा 14.28। ठीक है, दोनों से ही आपका जल्दी होगा, लेकिन दूसरा वाला जो मेथड है ये आपको तभी फायदा देगा जब आपका परसेंटेज जो है थोड़ा सा क्रिटिकल दे देगा आपको। क्लियर है चीजें। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री का ट्राइंगल से बोला जा रहा है द साइड पी क्यू एंड क्यू आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर और प्रोड्यूस 2 पॉइंट्स एस एंड टी रेस्पेक्टिवली। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस क्यू आर एंड टी आर क्यू मीट एट ए पॉइंट यू। एंगल क्यू यू आर 69 डिग्री, तो मेजर करना है पी का वैल्यू। ठीक है, जिसको क्वेश्चन पता है, कॉन्सेप्ट पता है, वो सीधा पकड़ लेगा कि ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर एंगल के ऊपर क्वेश्चन है। वो क्या लिखेगा 90 डिग्री लिखेगा। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का जो एंगल होता है वो क्या बनता है 90 डिग्री माइनस एंगल a/2, तो दैट विल बी इक्वल टू 69। तो आप देख सकते हो a/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 90 से अगर 69 जाएगा तो पहले आएगा 30, जब 60 माइनस करेंगे फिर 9 माइनस करेंगे तो 21, तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका 42 डिग्री। ठीक है, ऐसा हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बिना डायग्राम बनाए हम लोग इसको कर सकते हैं, जिसको आइडिया क्लियर है। मैं एक बार यहाँ पे जो थ्योरी है ऐड करवा देता हूँ, अब देख लीजिएगा, मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर दूंगा। देखिए वही है, बस ऊपर में नाम चेंज है। यहाँ पे देखिए ए बी और ए सी जो है ट्राइंगल ए बी सी को, इसको हम लोग एस और टी पॉइंट तक बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एस बी सी और बी सी टी इनका जो बाइसेक्टर है, जैसे ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है, ये मीट करता है पी पॉइंट पे। यहाँ पे बोल दिया गया यू पॉइंट, तो पी पॉइंट पे मीट करता है। तो इन सेंटर के केस में बनता है 90 डिग्री प्लस एंगल a/2। एक सेंटर के केस में बनता है 90 डिग्री माइनस a/2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना एंगल बी और सी जो होता है 90 डिग्री होता है, तो अपोजिट एंगल्स का सम आप अगर देखोगे 180 डिग्री हो रहा है। तो हम लोग ध्यान रखना, हम लोग इन सेंटर और एक सेंटर इन दोनों को लेकर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल जो है आपका 180 डिग्री हो रहा है इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका डीआई का हिस्टोग्राम से बोला जा रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड यूथ इन स्टेट्स ए एंड डी टेकन टुगेदर। डीआई के केस में मैंने पहले भी बोला है डायरेक्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, अगर समझ में नहीं आया तब पीछे वाला जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ए एंड ई पे आपका परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड यूथ। अच्छा देखिए, यूथ का डाटा दिया गया है, एम्प्लॉयड यूथ का दिया गया है। अब ए और ई में आपका एम्प्लॉयड यूथ कितना है, एम्प्लॉयड यूथ है आपका 10.5 और इधर आपका 8, तो 18.5 जो है 18.5 है आपका एम्प्लॉयड यूथ ए और ई के अंदर। अब आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड यूथ इन स्टेट्स ए एंड डी टेकन टुगेदर। तो ए और ई दोनों में मिलकर परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड यूथ किसके रेस्पेक्ट में ये बोला नहीं गया है। तो आपको ये समझना है कि ए और ई का जब एम्प्लॉयड यूथ का परसेंटेज निकालना है, वो टोटल जो यूथ है उसके कंपेरिजन में निकालना है। क्लियर है चीजें। तो टोटल यूथ कितना हो जाएगा 12 + 9 21 के रेस्पेक्ट में आपको फाइंड करना है कि कितना होगा आपका परसेंटेज। ठीक है, आपको ये खुद से समझना है, ये बोला नहीं गया है कि विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, आप फाइंड करो। देखिए क्या आ रहा है ना, इसका कैलकुलेशन अच्छे से करना है। 185/10 इंटू 21 इंटू आपका 100, तो 10 से कटेंगे तो 10 बन जाएगा। ठीक है, नीचे वाला 3 से जाएगा, यहाँ 8 और 5 13 14, ऊपर वाला 3 से नहीं जाएगा। देखिए अब बन रहा है आपका 1850/,
21, 21 बन रहा है 1850/21। अब एक चीज आप अगर देखोगे, ऊपर में जो डिजिट है ये होना चाहिए लास्ट में 0, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक ऑप्शन में नीचे 21 ही है, ठीक है। तो देखिए नीचे वाला देखिए 8 1 8 और 8 तो 16, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6 आ रहा है, होना क्या चाहिए 10, मतलब 0 होना चाहिए। यहाँ पे 8 1 8 2 आ रहा है, तो 0 ये हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है। ऊपर में देखिए 2 1 2 और 8, तो यहाँ पे भी 0 बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 8 1 8 यहाँ 9, तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो बी और सी दोनों में से एक होगा, ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया। अब देखिए आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे 82 है, यहाँ पे 88 है, तो पहले तो 8 से ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम लोग पहले 8 से लेकर जाए तो कितना आ रहा है 185 और आपका 8 और 16, तो 25 माइनस 8 तो 17, तो 170 आ रहा है। अब 170 किससे जाएगा, 170 2 से जाएगा या 8 से जाएगा, ऑब्वियस बात है 8 से जाएगा, तो 88 पॉइंट समथिंग आंसर होगा आपका। तो आप बोल सकते हो ऑप्शन सी जो होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा हम लोग कैसे कैलकुलेशन किए। मैं बार बार बोलता हूँ, जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो आपको ऐसा नहीं कि आंख सब बंद करके सेंसेस को ऑफ करके आपको कैलकुलेशन करना है कि मैं एकदम लास्ट तक जाऊंगा, पूरा एक्यूरेटली निकालूंगा, उसके बाद मैं आंसर टिक करूंगा, तब हो गया आपका। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैथ का पेपर बना देगा तो 20 में से 17 18 से ज़्यादा नहीं बनेगा। क्लियर है चीज़ें, आपको उतना ही कैलकुलेशन करना है जितना ज़रूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैलकुलेशन करते हुए आपको ऑप्शंस की तरफ थोड़ा सा देखना है कि क्या दिया गया है ऑप्शंस पे। क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन हमेशा आसानी आता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव वो हो सकता है, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है, इफ सीमा इन्वेस्ट 17,650 इन एन अकाउंट दैट इज 8.5% सिंपल इंटरेस्ट, देन हाउ मच विल सी हैव आफ्टर 5 years। अच्छा, मतलब 5 साल बाद कितना अमाउंट बनेगा, क्लियर है। देखिए इफेक्टिव रेट कितना बन रहा है ना, टाइम इंटू रेट परसेंटेज, तो 8.5 इंटू 5 ये कितना बन रहा है आपका 42.5, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझिए, या तो हम लोग ये कर सकते हैं कि 17,650 का जो है हम लोग 42.5% निकल सकते हैं, इसके साथ हम लोग 17,650 ऐड कर देते हैं, ये कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग का अमाउंट मिल जाएगा। अच्छा, कोई भी ट्रिक हम लोग नहीं लगा पाएंगे क्योंकि नियरेस्ट रुपीस बोल दिया गया है। नियरेस्ट रुपीस मतलब आपको सीधा एकदम डेड एंड है, आपको कैलकुलेशन करना ही है। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। या तो हम लोग ये कर सकते हैं कि 17,650 का एकदम डायरेक्ट 142.5% हम लोग निकाल सकते हैं, ये ऐसे भी आपका हो जाएगा, दोनों में से किसी एक से आपका हो जाएगा। लेकिन आप अगर एक चीज ध्यान से देखोगे तो जो दूसरा वाला है इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है पहले वाले में हम लोग 42.5% निकाल ले और इसको ऐड कर दे, क्लियर है। अब आप थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ आप अगर देखोगे तो आप देखो ऑप्शंस कितना क्लोज है, 21,000 में ही है और 25,000 में ही है, तो आपको तो कैलकुलेशन अच्छा खासा करना पड़ेगा। क्लियर है चीज़ें, देखिए कैसे करेंगे। देखिए 17,650 का 42.5% मतलब यहाँ पे नीचे आ जाएगा 100, ये 0 को काट दो यहाँ पे पॉइंट को लेकर, ठीक है। तो 5 से अगर काटेंगे तो आप देखिए क्या आ रहा है, 5 8 40, 5 5 आपका 25, 5 20 जा रहा है। आप अगर हम लोग क्या करें 5 से काटे तो 5 4 20 और आपका 5 17 85, ठीक है। ये तो आपका 4 से जाएगा नहीं। अच्छा, तो देखिए क्या आ रहा है 1765 इंटू आपका 17/4। एक चीज देखिए आप क्या कर सकते हैं, हम लोग 4 से अगर इसको काटते हैं तो 4 4 16 तो जाएगा और 1 रह गया, 1/4 कितना होता है 25%, तो 0.25, ठीक है। अब थोड़ा सा आसान बन गया। अब देखिए इसका अगर 4 गुना करते, पहले हम लोग 4 गुना कर लेंगे, तो 4 5 20, 2 रह गया, 4 6 24, 2 आ गया, 26 2 रह गया, 17 4 78 और 70,
तो 7060 और इधर अगर 17650 ऐड करते हैं, अभी भी हम लोग 0.25 छोड़ के रखे हैं, ध्यान देना। हम लोग बस देखना चाह रहे हैं कितना आता है, 0, 71 और 24। ठीक है, मतलब आंसर तो हम लोगों का 25,000 कुछ बनेगा, ये तो कंफर्म हो गया। मतलब 21,000 वाला हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो हम लोग कंफर्म हो चुके हैं। लेकिन अब आप एक चीज ध्यान से देखो, 25,115, 25,151 है। अब देखो कितना छोटा डिफरेंस है। अगर 51 से 15 माइनस करोगे तो 41 माइनस 5, तो आपको क्या आ रहा है, 36 का डिफरेंस है। इतना छोटा डिफरेंस तो कैलकुलेट तो आपको लास्ट तक करना ही पड़ेगा। ठीक है, और अभी क्या कर रहा है एसएससी, ज्यादातर क्वेश्चन में, चाहे वो मेंसुरेशन हो, चाहे वो अरिथमेटिक का क्वेश्चन हो, आपको जानबूझ के ऐसा कैलकुलेशन दे रहा है, सो दैट आपका कैलकुलेशन स्किल अगर अच्छा होगा तभी आप अच्छे से सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर है? अब देखिए कैसे करेंगे। 0.25 है, मतलब 1765 का हम लोग को 1/4 लेना है। तो अगर 4 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 4×4 = 16, 4×4 = 16, तो 4 से कटेंगे तो लास्ट में एक रह जाएगा, तो 441.25। इसको अगर ऐड करते हैं 441.25, तो यह आ जाएगा 25.1, 5, 47 और आपका 4, तो 51 और आपका 2, तो 25,151.25 ये हो गया एक्यूरेट वाला। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हो जहां पे कैलकुलेशन डेड एंड है उसको तो आपको पहले करना ही है। ठीक है, उसको मतलब पहले नहीं, मतलब उसको आप छोड़ नहीं सकते, उसको आपको लास्ट तक जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब एक चीज देखो, एक चीज यहाँ पे हम लोग जैसे कैलकुलेशन को किए कितना छोटा कर दिया। आप अगर ऐसे करते कि डायरेक्ट 1765 के साथ 4.25 को मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता। हम लोग क्या किए, पहले 4 से किए, देख लिए आंसर तक पहुंच नहीं रहा है, फिर हम लोग 0.25 को 1/4 पकड़ लिए, फिर किए। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो आपको यही सब दिमाग में रखना है कि कैसे कैलकुलेशन को हम लोग आसान कर सकते हैं। ये आप खुद से घर में भी कर सकते हो, लेकिन आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करने हो आपको ट्राई करना है, आपको खुद से सोचना है। ठीक है, आप अगर खुद से सोचने की कोशिश करोगे तभी बनेगा आपसे, नहीं तो मुश्किल है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 2D मेंसुरेशन से, आइसोसेलेस ट्रायंगल से क्वेश्चन है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जो दिया हुआ है एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। mn और mp का वैल्यू दिया गया है, np का वैल्यू दिया गया है। आपको रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। देखते हैं, तो ये है आपका सर्कल, ये है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, अब क्या करना है ना, ये है m, ये है n, ये है p। mn और mp जो है आपका बराबर है 16√5 करके, और np जो है आपका 32 है। अब आपको फाइंड क्या करना है ना, सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, ये हो गया सेंटर। अच्छा, ये फाइंड करना है। अब देखिए, अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो हम लोग बोल सकते जो हाइट होता उसको 2/3 से अगर मल्टीप्लाई करते तो हो जाता सर्कम रेडियस। ठीक है, या रेडियस ऑफ द सर्कल, यहाँ पे बाहर है तो सर्कम रेडियस ही बोलेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का रेडियस का, दैट इज r=ABC/4 डेल्टा। अगर इन सर्कल बोलता, ऐसा बोलता कि सर्कल जो है ट्राइंगल के अंदर है, उसका भी फॉर्मूला है r=डेल्टा/s। एस जो है आपका सेमी पेरीमीटर होता है, a+b+c/2। दोनों फॉर्मूला को ध्यान रखना है। हम लोग किसको काम पे लेंगे ना, ABC/4 डेल्टा को लेंगे। उसके लिए हम लोगों को डेल्टा फाइंड करना है, मतलब एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो पहले हम लोग को क्या करना है ना, हाइट हम लोग देख लेते हैं। अगर हाइट मालूम चल गया तो बेस तो पता है 1/2, मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट को हम लोग नाम दे रहे हैं डी, ये है ओ, तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा आपका √16√5 का स्क्वायर
माइनस आपका 32 का हाफ हो जाएगा तो 16 का स्क्वायर। 16 को अगर बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1 तो 4 आएगा, 4 आ गया तो 4 आएगा तो 2 बनेगा तो 32 हो जाएगा आपका हाइट। ठीक है, अच्छा 32 ही हाइट बन रहा है, 32 ही आपका बेस है। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, सर्कम रेडियस ये है आपका 16√5, बी भी है आपका 16√5, सी जो है आपका 32 है, नीचे आपका हाफ है तो ऊपर 2 बन जाएगा। तो बेस लिखना है, अच्छा चार्ट भी लिखना है, बेस भी लिखना है और हाइट भी लिखना है 32। 32 से 32 कट गया, अच्छा इधर 16 कट गया, 2 16 32, 16 16 कट गया और इधर आपका 4 4 16 कट गया तो 4 × 5 20 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो सार्कम रेडियस का जो यूनिवर्सल फार्मूला है, ये जो फार्मूला है यूनिवर्सल फार्मूला है, ये किसी भी ट्राइंगल के लिए आपका एप्लीकेबल है, चाहे वो स्केलेन हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो। ठीक है, आर इजिकल टू ABC/4 डेल्टा। अगर इन सर्कल का रेडियस दे दिया इन सर्कल तो हो जाएगा डेल्टा/एस, एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाई एस, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर है चीजें। क्वेश्चन है आपका एवरेज से, बोला जा रहा है द एवरेज ऑफ 46 नंबर्स इतना, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नंबर्स 45, दैट ऑफ द लास्ट 18 नंबर्स 56, द 28th नंबर जो है 67 है। इफ द 26th एंड 27th नंबर्स आर एक्सक्लूडेड देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। पहले आपको 46 जो नंबर्स था उसका एवरेज दे दिया, फिर 25 और 18 मतलब 25 + 10 35, 35 और 8 43, 43 नंबर का आपका एवरेज दे दिया। ठीक है, अब 28 जो नंबर है वो भी आपको दे दिया गया, तो टोटल आपका 44 नंबर का आपको डाटा दिया गया। अब बोला जा रहा है 26 और 27 इन दोनों को अगर छोड़ दे तो एवरेज कितना होगा। क्लियर है चीजें। तो जो बेसिक अप्रोच है उसमें क्या हो जाएगा ना, हम लोग 25 का जो एवरेज है 25 × 45 प्लस आपका 18 × आपका 56 56 प्लस आपका 67, टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर है 44। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया एक मेथड, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्योंकि आप देख पा रहे हो 25 से 45 को आपको मल्टीप्लाई करना है, 18 से 56 को आपको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन हम लोग अगर ऐसे करें कि हम लोग डेविएशन से कर ले तो भी तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग को पहला जो 46 नंबर है इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसको अच्छे से समझिए। हम लोगों को बस 26 और 27 इन दोनों को छोड़ के 26 और 27 इन दोनों को छोड़ के बाकी सबका डाटा यहाँ पे हम लोग को दिया गया है, बाकी सब नंबर का डाटा हम लोग को यहाँ पे दिया गया है। तो पहले का जो डाटा दिया गया है इसका कोई काम नहीं है। क्लियर है। देखिए हम लोग मान लेते हैं एवरेज जो है 50 है, मान लेते हैं। तो पहला जो 25 नंबर है ये 5 करके कम है कि नहीं, तो 25 × -5, क्योंकि 45 - 50 करेंगे तो 5 करके कम है। लास्ट में जो 18 नंबर है ये कितना कम है, ये ज़्यादा है, तो 56 - 50 तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जो 28 नंबर है वो आपका 67 है, तो 67 - 50 अगर करेंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, तो 17। अब नेट चेंज देख लेते हैं हम लोग, जो आएगा उसको हम लोग 44 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद प्लस होगा तो 50 से प्लस करेंगे, माइनस होगा तो 50 से माइनस करेंगे। देखते हैं, -125 आ गया, 18 और 6 108 आ गया और 17 आ गया। देखिए क्या आ रहा है, 108 और 17 125, तो काट के 0 आ रहा है, मतलब डेविएशन कुछ है ही नहीं, डेविएशन कुछ है ही नहीं। मजा आ गया यहाँ पे। तो मैं बार बार बोलता था आपको, डेविएशन अगर कुछ नहीं आया तो हम लोग 50 प्लस या -0/44 कुछ कर सकते हैं क्या। वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आएगा 50 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आप देखिए डेविएशन से आपका जो कैलकुलेशन है कितना छोटा हो गया। हम लोग को बस ये देखना है कि ये कितना ज़्यादा है, ये कितना कम है। पहला जो 25 नंबर है हर एक नंबर 45 करके है,
तो हर एक नंबर कितना कम है, 50 से 5 करके कम है। लास्ट जो 18 नंबर है हर एक नंबर 6 करके ज़्यादा है, तो टोटल कितना ज़्यादा है देख लिए। 28वां नंबर जो है 67 है, ये कितना ज़्यादा है हम लोग देख लिए। क्लियर है। तो घर में आप जब डेविएशन मतलब जब एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप ज़रूर से ज़रूर कोशिश करो कि डेविएशन से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश अगर करोगे, एक बार अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया तो आपको ये क्वेश्चन एवरेज का ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट रहता है, इस तरह का 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग पैटर्न का, वो आपका बहुत फास्ट हो जाएगा। ऊपर से अगर आपका क्रिटिकल डाटा भी दिया रहा तब भी क्वेश्चन आप बहुत फास्ट कर सकते हो। क्लियर है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका एलसीएम एचसीएफ से बोला जा रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिक्रीज बाय 7 डिविजिबल बाय इतना। अच्छा, इसका एक मेथड तो हो गया ये कि हम लोग इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। ये जितना भी नंबर दिया गया है इनका एलसीएम हम लोग फाइंड करेंगे। एलसीएम को फाइंड करने के बाद हो सकता है हम लोग को उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करना पड़े। एलसीएम इंटू के प्लस आपका 7 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ऑप्शंस टेस्ट के थ्रू इसको सॉल्व करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 15 है, 24 है, 28 है, 32 है। मतलब कि 15 के अंदर तो 3 है और 24 के अंदर 3 है, 28 के अंदर 4 भी है, 32 के अंदर भी 4 है और 24 के अंदर भी 4 है। क्लियर है चीजें। एक चीज ध्यान दो, जब आप ऑप्शन टेस्ट कर रहे हो ना इस तरह का क्वेश्चन में, हमेशा आप 3 या 9 को लेने की कोशिश करो। 9 लोगे, 9 को अगर लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर 9 नहीं है तब 3 को लो। ठीक है, इससे आप आंसर बहुत जल्दी टिक कर सकते हो। ध्यान से समझिए, द लीस्ट नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 7, अगर 7 घटाएंगे तो 15 से भाग हो जाएगा। ठीक है, या 7 घटाएंगे तो 24 से भाग हो जाएगा। मतलब 7 क्या है, 7 तो रिमाइंडर है, हम लोग बोल सकते हैं भागशेष है कि नहीं बताओ। अच्छा, तो जब 15 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 7। तो अगर उसी नंबर को 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 दूनी 6, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, मतलब जो सम ऑफ डिजिट्स होना चाहिए उस नंबर का वो 7 होना चाहिए या तो आपका 1 होना चाहिए। क्लियर है। तो अगर ऑप्शंस को टेस्ट करें हम लोग, यहाँ पे कितना आ रहा है 8, 1, 9, तो सम ऑफ डिजिट 7 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे नीचे वाले पे देखिए सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 6, 6, 1, 7, 7, 7, 14, तो 14 मतलब 5 आ रहा है। नीचे देखिए, नीचे आपका 7, 7, 14, 15 आ रहा है, मतलब 6 आ रहा है। नीचे देखिए 9 को छोड़ देंगे, 7 और 1, 8 आ रहा है। ठीक है, मतलब पहला वाला जो है इसमें ही आपका जो रिमाइंडर होगा r इजिकल टू 1 हो जाएगा, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तब। दूसरे वाले में r इजिकल टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तीसरे वाले में r इजिकल टू 0 तो भाग हो जा रहा है। और लास्ट वाले में r इजिकल टू क्या आ जा रहा है, नहीं यहाँ पे भी आपका 2 आ जा रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका 1 होना चाहिए। क्लियर है क्या चीज़ें। अब ये भी देख सकते हो, अगर नंबर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को पता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल, जो नंबर है उसका लास्ट 2 डिजिट को हम लोग 4 से डिविजिबल अगर होगा तो नंबर 4 से डिविजिबल है, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर किसी नंबर को 24 से भाग करने के बाद 7 आपका रिमाइंडर आता है, तो उसी नंबर को अगर 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा ना, रिमाइंडर आएगा 3। तो अगर किसी यहाँ पे नंबर को 4 से भाग करके रिमाइंडर आ रहा है 3, तो आपका वो आंसर हो सकता है। तो आप अगर देखोगे 21, 4, 84। ठीक है, तो पहले वाले में रिमाइंडर 3 हो रहा है, अगर 4 से चेक करें तब। दूसरे वाले में भी 64 में भी हो रहा है, 16 इंटू 4 64, तो वहां पे भी आपका r इजिकल टू 3 आ रहा है। तीसरे वाले में 19, 4, 76, तो r इजिकल टू 1 आ रहा है। और उसके बाद वाले में 24 और 4 96, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है आपका 1। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो पहला 2 ऑप्शन हो सकता है अगर 4 का थ्रू हम लोग जाए, लेकिन 3 का थ्रू अगर जाए तो एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है। क्लियर है। अगर मान के चलो ऐसा हो गया कि 3 से भी 2 आ रहा है, 4 से भी 2 आ रहा है, तब आप एक कोशिश करो कि आप थोड़ा सा 15 से भाग करके देख लो, क्योंकि 15 सबसे छोटा है। क्लियर है क्या।
अगर 9 रहता तो सबसे सही रहता। अदरवाइज आपको एलसीएम फाइंड करके उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करके साथ ऐड करना है, देखना पड़ेगा कि कौन सा मैच कर रहा है। लेकिन ऑप्शन टेस्ट जो होता है हमेशा इस तरह का क्वेश्चन में अच्छा रहता है। तो ऑप्शन ए जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है जो आपका 3 से डिविजिबल होने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है। ठीक है, ये वाला जो है 3 से डिविजिबल के लिए है ये वाला कॉलम, और ये वाला कॉलम 4 का डिविजिबिलिटी के लिए है। 4 के लिए हम लोग सम ऑफ डिजिट्स नहीं देखते, ध्यान रखना। 4 के लिए हम लोग लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। क्या बोला जा रहा है? शॉपकीपर अलाउज 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 30%. If he gains 30.90 on the sale of one article, then what is the mark price to the nearest of the article? अच्छा, to the nearest मतलब कैलकुलेशन जो होगा अप्रोक्सीमेट होगा। अब देखिए, जब क्वेश्चन में ऐसा हो, स्पेशली प्रॉफिट एंड लॉस का, जहाँ पे आपको डिस्काउंट का परसेंटेज दिया जाए, जहाँ पे आपको प्रॉफिट का परसेंटेज या लॉस का परसेंटेज दिया जाए, तो हम लोग जानते हैं हम लोग डायरेक्ट सीपी और एमपी का रेशियो या रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ये क्या होता है? 100 माइनस डी बाई 100 प्लस पी। अगर लॉस दिया रहा तब 100 माइनस डी बाय आपका 100 माइनस एल। ध्यान रखना, बहुत ही पावरफुल रिलेशन है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? सीपी और एमपी का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। जब डिस्काउंट या उसके साथ लॉस और प्रॉफिट दोनों में से एक दिया रहे तब। ये कैसे आता है ना? सेलिंग प्राइस को अगर आप इक्वल करोगे तब ये बनता है। ठीक है, देखिए सीपी और एमपी का रेशियो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग फाइंड करना चाहें तो 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 28 कितना हो जाएगा? पहले आएगा 20 करने से 80 माइनस 8 तो 72 हो जाएगा, और प्रॉफिट है 100 तो 100 प्लस पी ये हो जाएगा 130। ठीक है, 2 से कटेंगे तो 36 और इधर 65। ये हो गया रेशियो। अब क्वेश्चन में आपको बोल रहा है ही गेन्स इतना ऑन द सेल ऑफ वन आर्टिकल। तो अगर हम लोग को सीपी और एमपी का रिलेशन पता है, अगर हम लोग को सीपी मिल जाए तो हम लोग एमपी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब प्रॉफिट हो रहा है कितना ना? 30%। 30% मतलब कितना? 3/10। तो 10 अगर सीपी है मतलब क्या प्रॉफिट है आपका 3। एसपी क्या हो जाएगा? मैं बस लिख रहा हूँ, जरूरत नहीं है, 13। तो 3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज 30.90। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा ना? 10.30। अच्छा, तो 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 का वैल्यू मतलब 103 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये है सीपी। तो सीपी जब 103 है तो एमपी क्या हो जाएगा? एमपी हो जाएगा 103 इंटू 65 बटे आपका कितना? बटे आपका एमपी हो गया 103 बटे आपका 36। क्लियर है क्या? देखिए हम लोग 36 को काट सकते हैं लेकिन 103 को तो नहीं काट पाएंगे, और इधर 65 को भी हम लोग काट नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा आ गया सिचुएशन। अब हम लोग को कैलकुलेशन करना है। तो अब आप अगर देखोगे तो 36 दूनी होता है कितना? 72। अगर 72 रहता तब तो बनता 206। लेकिन दो ऑप्शन जो है 206 के एकदम करीब है, एक तो 186, दूसरा है 194। तो हम लोग को और भी थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं? देखिए 103 जो हो गया इनटू, अगर काटेंगे 36 एक 36 तो कितना रह गया ना? 35 माइनस 6 तो 29, तो 290 आ गया। अब कैसे जाएगा? 36 से 8 से 9 से 8 से जाएगा तो 240 प्लस आपका 48 तो 288 आ जाएगा। 9 से जाएगा तो 270 प्लस आपका 54 तो 324 हो जाएगा। तो 8 से जाएगा तो 288 आ जाएगा, तो 2 आ गया। ठीक है, मतलब 1.8 हो गया। तो 103 तो आएगा ही, प्लस आपका 103 इंटू 8/10। क्लियर है? तो 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.24। ठीक है क्या? अच्छा, कहीं पे कुछ गलती हो लग रहा है? सॉरी, 8.24 तो नहीं आएगा, नीचे 10 है तो 82.4। ठीक है, एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट आएगा, तो आपका बन रहा है कितना ना? 185.4। तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
तो जब इस तरह से इतना क्लोज दे दे, आपको पूरा कैलकुलेशन जब करना पड़ रहा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ से हम लोग दिमाग लगा सकते हैं। हमेशा कोशिश करना है नीचे 10, 100 अगर ये सब आया तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, ये था आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आप लोग पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो एट फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही अगर किसी को लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में इससे भी बेटर अप्रोच हो सकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग का टीम का जो मेल आईडी है रिवाइज properly@gmail.com, यहाँ पे भी आप लोग मेल भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन भी है तो भी आप लोग मेल कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग वीडियोस को अपने काम में लें, अच्छे से यूटिलाइज करें, कैसे हम लोग वीडियो से प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये सब बहुत बेसिक सा चीज़ है, लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है कि पूरा प्रॉपर आइडिया नहीं रहता है, तो थोड़ा सा वो लोग भटक जाता है। ठीक है, चीज़ों को करता है लेकिन प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा सही नहीं रहता। तो प्रैक्टिस कैसे करना है समझ लीजिए। आपने वीडियो को स्टार्ट किया, वीडियो को स्टार्ट करने के बाद क्वेश्चन को देखते ही आपको पॉज कर लेना है। पॉज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, हो सकता है कि आपका अप्रोच बेटर ना हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे लेकिन किसी भी तरह आपको आंसर तक पहुंचना है। इसके बाद आपको वीडियो को देखना है। अगर आपने देखा कि अप्रोच कुछ बेटर है आपसे, तो आप सीख लीजिए अप्रोच को अच्छे से, क्या किया गया है समझ लीजिए। ठीक है, अगर देखा कि सही अप्रोच है आपका भी और वीडियो का भी, तब आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये पॉज वाला बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में आपको पॉज करके ज़रूर से ज़रूर खुद से खुद आपको पहले ट्राई करना ही है, तभी आपको ये प्रैक्टिस काम में आएगा। क्लियर हुआ बात? ओके, नेक्स्ट देखिए, जितना क्वेश्चन है उसका आपने पहली बार वीडियो के साथ प्रैक्टिस तो किया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पे क्वेश्चन जो है एक ही फ्लो पे आपका नहीं बनेगा। अब ये जो फ्लो टूट रहा है ये किसी भी तरह से हो सकता है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नहीं बने आपसे, हो सकता है क्वेश्चन को आपने मिसरीड किया, आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग गया, हो सकता है आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। ठीक है, किसी भी तरह का फ्लो टूटने वाला अगर बात हुआ, मतलब क्वेश्चन मेरा पहला फ्लो में नहीं बना, अगर ऐसा हुआ तो तुरंत आपको उस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है और एटलीस्ट 1 वीक का गैप देना है। गैप देने के बाद उस क्वेश्चन को रिवाइज करना है। आप देख ही रहे हो चैनल का नाम भी है रिवाइज, इसीलिए चैनल का नाम रिवाइज रखा गया है, सो दैट जब भी आप चैनल का कुछ भी देखो, चैनल से जुड़े रहो, तो आपको हमेशा ये दिमाग में आना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को रिवाइज करना है जो मैंने पहले पढ़ा है। हो सकता है वो मैथ हो सकता है वो जीके हो सकता है करंट अफेयर्स हो। क्लियर है बात? अब आपको रिवाइज, जितना क्वेश्चन आपका अटक गया या पहला फ्लो में नहीं बना, आपको उसको उतना बार रिवाइज करना है जब तक वो आपका पहला फ्लो में नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे भी बात आता है, ये जो कितना बार रिवाइज करना है ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। हो सकता है आपके लिए वो 2 हो, किसी और के लिए वो 4 हो, या किसी और के लिए वो एक ही बार हो। ठीक है, लेकिन जब तक वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, 1 वीक का गैप भी देना है, इंपॉर्टेंट है ये। जब तक 1 वीक के गैप में वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है तब तक आपको उसको रिवाइज करना है। क्लियर है बात? खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और फिलहाल अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए एंड सही टाइम का वेट कीजिए। थैंक यू।